नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका हिंदी अब्रॉड में। आज इस समय पे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में विवेकानंद केंद्र में हम बैठे हुए हैं। इस समय पे हमारे साथ में निखिल जी हैं बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके चरित्र और जीवन के बारे में कि हमें उन्हें क्यों जानना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो सिनेरियो जो चल रहा है, जिस तरीके से स्वामी जी की जो कही हुई जो बातें हैं उस समय की, वो आइडियाज़, वो आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा सटीक है और क्यों हमें उन्हें सुनना और पढ़ना चाहिए। जब हम लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखते हैं ना जी। तो एक आम मनुष्य को क्या चाहिए होता है, क्या वो फिजिकली फिट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, मेंटली शार्प हो। जी। और स्वामी विवेकानंद के जीवन में ये हम निरंतरता इस बात की देखते हैं। पंडित नेहरू भी लिखते हैं क्या स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन एक निरंतरता थी उसमें, वो था अभय, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड। तो सारी परिस्थितियों को स्वामी विवेकानंद देखा। वो बाल्यकाल तो उनका हमारे जैसे ही गुजरा। उसके बाद वो कॉलेज लाइफ में आए और कॉलेज लाइफ के दौरान ही उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न थॉट दोनों पढ़ा। और उसके बाद जब वो अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिले और जब गुरु ने कहा कि भारत माता का कार्य करना है, तो इस कार्य में उतरे, इस भारत भूमि को देखने लगे, तो जीवन फिर से बदल गया। अब इस भारत भूमि को देखना है, पग पग चलना है, पग पग नापना है और इस राष्ट्र को देखना है। तो ना तो ट्रेन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, जो मिलेगा वैसे जाना है, भोजन जहाँ मिलेगा वहाँ करना है। लेकिन विचार नहीं बदला, परिस्थितियाँ बदल गई। बचपन में अलग परिस्थितियाँ थी, जैसे नॉर्मल, जैसे हमारा जीवन गुजर रहा है वैसे गुजरा था। कॉलेज में परिस्थितियाँ बदल गई, गुरु ने उद्देश्य दिया, उसके बाद विषय बदल गया। और कन्याकुमारी दक्षिण भारत के आखिरी शिलाखंड तट पर बैठकर जब स्वामी विवेकानंद 25, 26, 27 दिसंबर 1892, 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को जो स्वामी विवेकानंद वहाँ बैठते हैं और वहाँ से फिर स्वामी जी को अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। तो उस उद्देश्य के लिए भी उन्होंने एक्सप्लोर किया, इस भारत भूमि को एक्सप्लोर किया कि जिस राष्ट्र के लिए मुझे कार्य करना है, लेकिन वो निरंतरता बनी रही है। वो खोज की मानूंगा नहीं, जान के रहूँगा। और परिस्थितियाँ बदलती रही, कभी राजा के घर भी रहे तो कभी मोची के घर भी रहे, और दोनों घरों में उनको आनंद आया। इस पूरे भारत को पग पग नापने के बाद स्वामी विवेकानंद जब उस शिला पे बैठे, वहाँ पर उनको अपने जीवन, ये तो बात रही कि जीवन की बात रही। इसमें मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से जो आह्वान किया था युवाओं के लिए, क्या आह्वान था वो ज़रा थोड़ा बताइए, उस पर प्रकाश डालिए। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को वेस्ट में गए थे। बम्बई से शुरू हुए थे और फिर वो शिकागो में रहे कुछ समय, अमेरिका में, फिर उन्होंने लगभग अमेरिका, इंग्लैंड और वेस्ट के काफ़ी देशों में वो आगे गए और फिर वो वापस भारत आए। 15 मई 1897 को वो कोलंबो उतरे और फिर जो उनका आने वाला समय था वो उन्होंने भारत के युवाओं को जागृत करने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे युवा लोग पूछते थे और बहुत सारे लोग भी बोलते थे क्या कार्य कैसे होगा, कौन करेगा ये कार्य। तो स्वामी कहते थे, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आफ्टर देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। और फिर उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि 100,000 मैन एंड वुमेन जो हम लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्या तो स्वामी विवेकानंद ने हज़ारों लोग मांगे थे कि इस भारत भूमि का कार्य करना है। भारत भूमि का कार्य मतलब क्या, सबसे मूल जो प्रश्न है उसका जवाब होना चाहिए। भारत भूमि का कार्य मतलब क्या, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक सेंस ऑफ आत्मविश्वास अपनी संस्कृति के ऊपर। अगर ये जागृत नहीं होगा तो आप किसी सिस्टम में भी खड़े हो जाइए, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने राजनीति को दूर करते हुए, वो कभी राजनीति में गए नहीं, उन्होंने मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे। मनुष्य निर्माण का कार्य मतलब ये, लोगों को संगठित करना, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना, लोगों के अंदर वो आत्मीयता का तत्व डालना, वो कार्य स्वामी विवेकानंद का कार्य था। हुड़दंगबाजी करना, नारेबाजी करना, लोगों को गलत सलत विचार में डालना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं देयर्स इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन, माइंस इज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई डू नॉट बिलीव इन रिफॉर्म, आई बिलीव इन ग्रोथ। तो रिफॉर्म और ग्रोथ में क्या फ़र्क है? जो रिफॉर्मिस्ट होता है वो कहता है ये सारी व्यवस्था खराब है, सब गलत है, बदल देंगे, सब चोर हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई डू नॉट बिलीव इन रिफॉर्म, आई बिलीव इन ग्रोथ। जो व्यवस्था है वो जैसी है वहाँ से हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आदर्श समाज की संकल्पनाएं लेके विवेकानंद नहीं चलते थे। स्वामी जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनको पता था कि जिन युवाओं की मैं सामने उनकी आंखें देख रहा हूँ, उनके अंदर अपने आप को चलाने का आत्मविश्वास नहीं है, तो राष्ट्र स्वतंत्र होकर क्या कर लेगा, तो पहले स्वयं से स्वतंत्र हो जाएं, तो वो आत्मविश्वास जागृत हो और स्वावलंबी समाज जागृत हो।
फिर स्वामी विवेकानंद युवाओं को आह्वान करते हैं भारत मान में आने के बाद। वो कहते हैं 100,000 मैन एंड वुमेन fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nursed to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of socializing up, the gospel of equality. इस सारे कार्य के लिए हजारों लोगों को त्याग करना पड़ेगा। त्याग का दूसरा कोई पर्यायवाची मैं यहाँ देख नहीं सकता। युवाओं को त्याग करना ही पड़ेगा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर। और फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं men these are wanted, men these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men sincere to the backbone are wanted, 100 such and the world becomes revolutionized. विवेकानंद 100 मांग रहे थे, लेकिन कौन से मांग रहे थे? men these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men sincere to the backbone are wanted, 100 such and the world becomes revolutionized. और फिर कहते हैं the will is stronger than anything else, everything must go down before the will, and that comes from God and God himself. A strong and a pure will is omnipotent. Do you not believe in it? Preach unto the world the great truth of your religions. The world is waiting for it. For centuries people have been told that the stories and theories of degradation, they've been told that they are nothing. Masses को क्या बताया जाता है? They are nothing, they are animals. You cannot do anything. They have never allowed to heard of their Atman. अपनी आत्मा की सुनने को उनको मौका ही नहीं मिला। और फिर स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं फर्स्ट फील, ये कब होगा, क्यों नहीं कर पाते हम लोग? इसलिए स्वामी विवेकानंद एक युवा कह रहे हैं, ये संदेश है विवेकानंद का, मेरे लिए भी है। फर्स्ट फील, do you feel that millions and millions of descendants of sages and gods have become second door neighbors to the brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving from ages? Do you feel that the ignorance have come over the land as dark clouds? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming constant with your heartbeat? Has it made you almost mad? Have you forgotten all your name, your fame, your family, your children's, your wives, even your own body? This is the first step to patriotism, the very first step. तो जो आह्वान था कि ये राष्ट्र के लिए काम करना है, वो कौन कर पाएगा? जो हृदय से सोच पाएगा। लाखों जल रहे हैं, लाखों मर रहे हैं। दिल्ली में देखते हैं एक एक जो रेड लाइट है, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। वो हृदय जलता है क्या? वो हृदय जल रहा है तो वो नहीं होगा। एक टिकट लेने के लिए चाहे बस स्टैंड ले लीजिए, चाहे ट्रेन ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, लाइन लगी रहती है। कॉलेजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले लीजिए, जेएनयू ले लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, एक अपना डिग्री निकालने के लिए बच्चे का ऊपर से नीचे वो बेचारा बिक जाता है। उसका डिग्री, उसका प्रोविजनल नहीं निकल पाता है। तो वो जब दिल में धड़केगा कि अपने ही बच्चे हैं सब लोग, तो वो, और फिर वही बच्चे अलग व्यवस्था में आने वाले हैं अगली बार। तो वो बच्चे भी अलग नहीं है, पहले जो अभी व्यवस्था में वही बच्चे थे कभी। तो जब तक वो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा डू यू फील, फर्स्ट फील फ्रॉम योर हार्ट, जब हृदय से आएगा तो सारा कार्य अच्छे से होगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर भी अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी बात या आइडियोलॉजी या कहें कोई एक जैसे जो थॉट्स जो लिखे हैं स्वामी जी ने, उनको क्या मानना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अगर वो चाहें, मतलब अगर वो चाहते हैं तो कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है? कहता कि ये जैसे को कहा है स्वामी जी ने कि एक आइडिया लो और उस पे ही मतलब अडिग रहो, उसी को लेके चलो। स्वामी विवेकानंद का जो कोर है वो कहते हैं कि लेट द फॉरेनर्स फ्लड दिस लैंड विद आर्मीज। तो हम विदेश में रहें चाहे बाहर रहें, सीधा संदेश है लेट द फॉरेनर्स फ्लड दिस लैंड विद आर्मीज, नेवर माइंड इंडिया, अराइज अवेक एंड द कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी। भारत का जो कोर है वो अध्यात्म है। उस अध्यात्म को छोड़कर हम जितना भी तमाशा कर लें वो हमारी ताकत जागृत नहीं होगी। अब अध्यात्म कोर है, इसके लिए मैं ये नहीं कर रहा क्या हमको बॉर्डर स्ट्रांग नहीं करने होंगे इकोनॉमिकली, और वो तो स्ट्रांग होगा ही साथ ही साथ, लेकिन हम दुनिया को दिशा क्या दिखाने वाले हैं? सौगन कहते हैं कि ये सारे लीग ऑफ नेशंस में सबका अपना अपना एक दायित्व है। तो हमारा दायित्व है कि संपूर्ण विश्व को पाथ दिखाना, लेकिन किस में? अध्यात्म में। आज हम लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में ऑफिशियली अराउंड 4 to 5 मिलियन लोग रोड पे रह रहे हैं। डेटा है, ऑफिशियल डेटाज हैं, ऑफिशियल डेटाज हैं, ये कुछ छुपाया जाएगा, कहीं दिखाया जाएगा। तो हम क्या, हमको अमेरिका बनना है क्या? क्या भारत अमेरिका बनना चाहता है क्या? क्या इंग्लैंड को अमेरिका बनना है क्या, या अमेरिका को इंग्लैंड बनना है? तो हर एक राष्ट्र का एक अपना मूल होता है। तो सारा चीज़ों को तो हमको साथ लेना ही है। उसके साथ साथ जो भारत का जो कोर है, जो अध्यात्म है, उसको साथ लेने के बिना हमारे सारे विषय गौण हो जाएंगे।
भारत ने विश्व पटल पे रखा क्या इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए, संपूर्ण राष्ट्र ने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। 177 देशों ने तुरंत उसमें सहभागिता दे दी। किसी भी अलग ड्राफ्ट को इतनी जल्दी सहभागिता नहीं मिली। ये क्यों है? क्योंकि आपकी ताकत वही है। इसकी जगह अगर हमारा राष्ट्र, और आप कुछ भी लगा लीजिए, हमारा राष्ट्र कहता है क्या सब लोगों को न्यूक्लियर पावर बनना है, सब लोग सहमति देते क्या? सब लोगों को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना, सब लोग सहमति देते क्या? सब लोगों को इकोनॉमिकली ये करना है, सब लोग सहमति देते क्या? इस भूमि ने जो दिया है और फिर संपूर्ण विश्व उसको अपनाता है। आज आप देखेंगे क्या, देहरादून से लेकर डबलिन और कश्मीर से लेकर कजाकिस्तान तक हर जगह हमको योग में फोटो मिलती हैं। और योग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेंटल और इमोशनल एक्टिविटी नहीं है, बिहेवियरल चेंजिंग एक्टिविटी है, जिसकी मैं कह रहा था क्या, ड्यू फील फ्रॉम द हार्ट जो स्वामी जी कहते हैं, उसका भी एक माध्यम योग है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं युवाओं पे काम करना चाहिए, युवाओं को ये सीखना चाहिए, इस सब में क्या पेरेंट्स का भी कोई रोल होता है कि मतलब यह होना चाहिए, उनकी सहभागिता भी ज़रूरी रहती है, नहीं रहती है, होनी चाहिए, उस पर क्या कहना? देखिए, कहीं ना कहीं जब बच्चा सफलता पाता है तो बच्चा और माँ बाप, बच्चा कम भी कहे लेकिन माँ बाप पक्का कहता है कि ये हमारे संस्कार थे। तो संस्कार मतलब क्या? संस्कार ये नहीं होता कि दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं, संस्कार ये भी है कि बैकड्रॉप में क्या कर रहे हैं, जहाँ पर्दा है, और वो संस्कार वहीं से जागृत होगा जो जिस एनवायरनमेंट में पैदा होगा। अल्टीमेटली स्कूल में भी बच्चा कितना समय देता है और घर में कितना देता है, घर में फिर भी ज़्यादा देता है, तो घर एक लंबा समय उसको तैयार करता है। तो माँ बाप का जो आचरण होगा, अभी बहुत सारे, मैं आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो योग करते हैं, सुबह उठते हैं या कुछ समाज को संगठित करके कुछ प्रयास करते हैं और कोई गलत आचरण करने का व्यवहार नहीं करते, तो उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ उसी प्रकार की एक्टिविटी को अपनाने की कोशिश करते हैं। अभी अपने ही एक संपर्क में एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं घर गया तो मेरा बेटा मैट लगा के वो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि पापा को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा था। आज छोटी उम्र में पिताजी बच्चे को बोल रहा है क्या बोलना क्या, पापा घर पे नहीं है, उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। कल वो जब बाहर होता है, जब वो कुछ गलत चीज़ कर रहा होता है, और आज तो आप देख रहे हैं ना क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं, नशे से लेके ड्रग्स से लेके, ये आम विषय हो रखा है। इसके कोर में मानते हैं कि मॉडर्न कल्चर भी मानते हैं, बहुत कूल समझते हैं, मतलब ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माता पिता उस पर अंकुश करते हैं और अपना चरित्र अगर पक्का रखते हैं, तो माता पिता को अपने चरित्र को अगर पक्का रखेंगे तो बच्चे में बहुत ज़्यादा गुण जाने वाले हैं। क्योंकि संगति, बाहर की संगति तो है ही मित्रों की, लेकिन माँ बाप की भी संगति है साथ में। हमारे दर्शकों को जो हमें इस समय पे देख या सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हम आगे भी और बात करते रहेंगे इस कड़ी को, मैं चाहूँ कि आपके भी समय कम है, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए, मेरा कोई अलग से कोई संदेश नहीं है। मेन जो है कि आज जो हम लोग देख रहे हैं, क्या हम विवेकानंद केंद्र का कार्य है समाज को एकत्रित करना, समाज को संगठित करना, समाज के अंदर आत्मीयता का विस्तार करना। तो ये विस्तार कैसे होगा? तो हमारी कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, आजकल तो हम बहुत न्यूक्लियर हो गए हैं, कितना छोटा हो सके उस पर काम हो रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमने एक कॉलोनी में ये मॉड्यूल शुरू किया, तो अभी वहाँ पे हर एक त्यौहार, हर एक उत्सव सामूहिकता में मनाया जाता है। एक बहन है वो पूरे कॉलोनी की बहन है, एक भाई है वो पूरे संपूर्ण का भाई है, किसी के बूढ़े माता पिता है वो सबके माता पिता ही हैं, सबके बाबूजी हैं, किसी को दुख सुख की कोई व्यवस्था होती है तो संपूर्ण उसको होती है। तो कोविड के दौरान हमने ये देखा कि राष्ट्र एकदम से खड़ा हुआ, तो राष्ट्र सिर्फ क्राइसिस में ना खड़ा हो, राष्ट्र क्राइसिस में तो खड़ा होता ही है, क्या क्राइसिस हो गया और राष्ट्र खड़ा हो गया, लेकिन क्राइसिस के सिवाय भी हमारे जिस भी हम स्थान पे रहते हैं उसके एकत्रित होने के, सामूहिकता के प्रयास करने, समाज को संगठित करने का, समाज के अंदर आत्मीयता का संप्रेषण करने का कार्य विभिन्न संगठन कर रहे हैं। उसी में से एक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी है। तो ऐसे संगठन के माध्यम से जो आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन है, उनमें जुड़ के ऐसा कार्य से हम लोग जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। इस कड़ी को हम आगे जारी भी रखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं धर्मेंद्र, दिल्ली से हिंदी अब्रॉड।